bulk properties of matter. In this, there are two chapters. First is mechanical properties of solids. The other one is mechanical properties of fluids. So let's begin with the solids one. All right, mechanical properties of solids. Okay. See, what do you mean by elasticity? Do you have any idea about elasticity, elastic nature? No, ma'am. See, let's take this example. Consider it's a steel wire. All right, this is steel wire, for example. Now I'm hanging a mass M. से ना एक मास M हैंग कर दिया. अब आप बताइए, आपने लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ा होगा. यस मैम. इसमें कौन सी फोर्स लग रही होगी? कोई डाउनवर्ड कोई फोर्स लग रही होगी. पुली सिस्टम वगैरह में फोर्स बहुत आई होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स. हाँ, mg. F इज इक्वल टू mg पढ़ा है ना लॉज ऑफ मोशन वगैरह में, बहुत बार आया होगा. यस मैम. हाँ, देखिए क्या होता है. अब हम लोग ना इस पे एक स्टील वायर पे एक मास M हैंग कर दिया. अब इससे क्या हो रहा है, फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. उस वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्टील वायर है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ऐसे हर मॉलिक्यूल एक दूसरे से ऑपोजिट जा रहा है. क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है. कौन सा फोर्स लग रही है? mg, क्योंकि हमने मास m हैंग किया, ग्रेविटेशन फोर्स. उस वजह से क्या हो रहा है. अब आप बताइए, अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? मैम बढ़ेगी. तो देखिए, जब हमने इस पे मास m हैंग किया है, नीचे F इज इक्वल टू mg लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जा रहे थे. तो मान लीजिए शुरू की लेंथ L थी, अब यहाँ पे लेंथ हो गई है L डैश. ठीक है. तो क्यों हो रही है ये आपको समझ आया. इलास्टिक प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी. ये जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं ना, मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे से दूर चले जाते हैं. ठीक है. उस वजह से लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी. ये आपने डेली लाइफ में भी देखा होगा, कोई चीज खींचते हैं, रबर्स वगैरह, तो उसकी लेंथ वगैरह बढ़ जाती है. अब मान लीजिए ये जो फोर्स है ना, F फोर्स, ये मैंने हटा दिया. ये जो F फोर्स है ये मैंने हटा दिया है. अगर ये फोर्स हटाने के बाद, क्योंकि इस फोर्स की वजह से, इस वेट की वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा था, इसकी लेंथ बढ़ रही थी इतनी, ये एक्स्ट्रा लेंथ है. ये लेंथ आपको एक्स्ट्रा लेंथ दिख रही है, डेल्टा L मान लिया इसको. ये लेंथ बढ़ रही थी. अगर ये मैंने फोर्स हटा दिया, मान लीजिए मास मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे तो अभी सब में मास था, यहाँ पे सब में अभी मास था. मान लीजिए मैंने मास हटा दिया. अगर ये मास हटाने के बाद, यानी ये फोर्स हटाने के बाद वापस इसकी ओरिजिनल लेंथ L आ रही है, तो ये जो फोर्स थी ना यहाँ पे, जिसकी वजह से लेंथ चेंज आ रहा था लेंथ में, उस फोर्स को बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. जिस फोर्स की वजह से, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, आपका साइज हो, आपका कोई शेप हो, उसमें जब चेंज आता है ना, उस फोर्स को बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स. ठीक है. ये क्लियर है आपका. अब ये जो टेंडेंसी हुई ना, ये स्टील वायर था, इसकी एक टेंडेंसी है. ये टेंडेंसी थी कि जब डीफॉर्मिंग फोर्स हटा, ये वापस ऐसे हो गया, उसने अपनी ओरिजिनल साइज रिगेन कर लिया. ये जो प्रॉपर्टी होती है, वापस अपनी ओरिजिनल शेप को, साइज को रिगेन कर लेना, जब ऐसी कोई डीफॉर्मिंग फोर्सेस हट जाएं, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी. ठीक है. उन्हीं को बोलते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी. अब देखिए, कुछ कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ना टेंडेंसी होती है कि जो एग्जैक्ट लेंथ थी, मान लीजिए इसकी लेंथ है 10 मीटर, तो इसमें भी ना डिफॉर्मेशन के बाद मान लीजिए लेंथ बढ़ी थी, 12 मीटर हुई थी, और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा तो वापस इसकी लेंथ हो गई 10 मीटर. तो ये जो एग्जैक्ट लेंथ रीगेन कर लिया ना, इस तरह से एग्जैक्ट रीगेन कर ले, चाहे वो शेप रीगेन करे, इस केस में तो लेंथ, इस एग्जाम्पल में तो हम लोग लेंथ करें, लेंथ रीगेन कर लिया,
या फिर साइज रिगेन कर लिया, शेप रिगेन कर लिया, जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स हटा, उन जो बॉडीज होती है उन बॉडीज को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखे मैंने आपके लिए। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है टेंडेंसी ऑफ सॉलिड टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सा था? वही वाला फोर्स, फोर्स इट प्रोड्यूसेस चेंज इन कॉन्फिगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में सब आ सकता है, लेंथ आ सकता है, साइज आ सकता है, शेप आ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी आ सकता है। जैसे इस एग्जांपल में लेंथ में चेंज आ रहा था। अब देखिए इलास्टिसिटी यही प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ये आपको बता रही थी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जिन बॉडीज में टेंडेंसी होती है एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप रिगेन करने का, जो ओरिजिनल शेप थी या साइज थी एकदम से जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है, उन बॉडीज को बोलते हैं, दोज बॉडीज आर नोन एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। जिसका आपका बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज और फॉस्फोर ब्रॉन्ज। इसी का बस ऑपोजिट है, जिसमें मान लीजिए इसने रीगेन करके ये जब वापस शॉर्टन हुआ था तो इसमें इसकी लेंथ आई होती 11 मीटर, 12 से तो कम हुआ है, बट एग्जैक्ट 10 तो नहीं है ना, ये चेंज हुई है शेप बट एग्जैक्ट तो Yes, नहीं है ma'am. शेप। हाँ, इस तरह के जो बॉडीज होती हैं जो एग्जैक्ट शेप नहीं कर पाए, नॉट which does not have tendency at all to regain its original shape and size on the removal of the slightest deforming force is called perfectly elastic body। और इन्हीं का दूसरा नाम है प्लास्टिक बॉडी, ये याद रखना है आपको, इन्हीं का दूसरा नाम है प्लास्टिक बॉडी। इसमें एग्जांपल आता है आपका वेट क्ले और पैराफिन वैक्स। ठीक है, क्ले क्ले कैसा है? क्ले को आप खुद से अपने हाथ से आप इमेजिन कर सकती हैं। अगर आप क्ले को डिफॉर्म करती हैं फिर उसको एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप तो उसकी नहीं आती है ना, चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट ओरिजिनल शेप रीगेन वो खुद से नहीं करता है कभी, जब तक आप अपनी फोर्स नहीं लगाती। आप खुद Yes, से ma'am. क्ले की पोजीशन चेंज कर सकती हैं, लेकिन क्ले को अगर नेचुरली आप स्ट्रेटन करें, खींच दें क्ले को, तो थोड़ा शॉर्टन हो जाएगा थोड़ी देर में, बट वो एग्जैक्ट जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसको तो रीगेन नहीं कर पाएगा। तो वो उस तरह की उन बॉडीज को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी, ये क्लियर हो आपका? Yes, ma'am. अच्छा, आप मुझे बताइए, आप नोट कर रही हैं, स्क्रीनशॉट ले रही हैं, कैसे बताते हैं? यहाँ पे भी आपका Ma'am, screenshot. ले लिया, इसका ले लिया, I'm done. इसका ले लीजिए। I'm done. अब देखिए ये जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, जैसे ये एक डिफॉर्मेशन थी ना एक तरह की, ये लेंथ कुछ थी, लेंथ अब कुछ और बन गई, तो एक तरह का डिफॉर्मेशन है, यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो किस किस तरह की डिफॉर्मेशन होती है नेचर में? देखिए, मान लीजिए लेंथ, ये एल रॉड की कोई लेंथ है, अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे मान लीजिए ये लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो उस तरह का जो डिफॉर्मेशन होता है ना उसे टेंशन बोलते हैं। टेंशन वगैरह वैसे भी आपके टर्म में तो आया होगा भी, लॉज ऑफ मोशन इन सब में टेंशन तो बहुत पड़ा होगा आपने, है ना। अगर यही लेंथ डिक्रीज हो रही है, मान लीजिए किसी सम हाइट में डिक्रीज हो रही है, फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, इस वजह से फोर्स लेंथ डिक्रीज हो रही है, उसे बोलते हैं कंप्रेशन। तो ये होता है डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ। अब ये तो था लेंथ वाला फैक्टर, लेंथ जब चेंज होता है लेंथ में, इन दोनों में। अगर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मान लीजिए ये कोई स्फीयर था, ये आउटर वाला स्फीयर था, ये ओरिजिनल स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर है, इसमें ना हर डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हुई, ये वाली सारी जो फोर्सेस हैं हर डायरेक्शन से इन पे अप्लाई हुई है, और इसका ना कोई साइज वी डैश बन गया है, वी से वी डैश। तो इस तरह की डिफॉर्मेशन भी होती है जिसमें क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। उसके अलावा मान लीजिए आपके पास, आप इसका एग्जांपल आप ले सकती हैं, बुक होती है ना, जो हम लोग की बड़ी बड़ी रेफरेंस बुक्स होती हैं Yes, ma'am. वगैरह की, उनको अगर आप ऊपर से थोड़ा सा अपनी फिंगर से स्लाइड कीजिए, तो क्या वो इस तरह का शेप रिगेन करती है, टिल्ट हो जाती है ऊपर की तरफ से, किसी एक एंगल पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है ना, नीचे का Yes, ma'am. पोर्शन वैसे ही रहता है। इसमें क्या होता है, हर एक लेयर डिफरेंटली मूव करती है, ऊपर वाली ज्यादा करती है क्योंकि वहां पे फोर्स लगा है, फोर्स जब पैरेलल लगता है इस तरह से, तो जब ये, इसे शेयर बोलते हैं, जो शेप होती है चेंज होता है इसे शेयर बोलते हैं। तो चेंज इन शेप, तो लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, शेप हो गया, तीनों तरीके से
आपका डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, ओके मैम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके, देखिए अगला टॉपिक अब आता है, एक दो आपके क्वांटिटीज हैं, एक है स्ट्रेस और दूसरा क्वांटिटी है स्ट्रेन। ठीक है, पहले स्ट्रेस डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द डीफॉर्म्ड बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? यहाँ पे हम लोग ने डिफॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा था, चेंज हो रहा था लेंथ पे। मान लीजिए ये फोर्स जो है, ये एफ, ये डिफॉर्मिंग फोर्स था इस केस में, है ना? यही इसी फोर्स की वजह से तो डिफॉर्मेशन हो रही थी। इस फोर्स की वजह से, इस मास की वजह से फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से इसकी लेंथ बढ़ गई। तो ये जो फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये इसको अगर इसके पर यूनिट एरिया से, 1 यूनिट एरिया से डिवाइड करें, यानी 1 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, एक यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा है, जितना भी इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उसे बोलते हैं स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज बेसिकली एक्सटर्नल deforming force, एक्सटर्नल deforming force पर यूनिट एरिया। इस क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आती है ना, एक्सटर्नल deforming force पर यूनिट एरिया, उस फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में बोलते हैं स्ट्रेस। सो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द deformed body is called stress. Since in equilibrium the restoring force is equal to the magnitude to the external force, the stress is measured as this external force acting on a unit area of the body. Is this clear? यस मैम। देखिए, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब आप मुझे बताइए, इसका ट्राई कीजिए आप, इसका एसआई यूनिट क्या होगा? अच्छा, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। न्यूटन। एरिया की? तो मैम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल, को पीए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, डायमेंशन एनालिसिस पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में, है ना? यस मैम। यूनिट्स एंड डायमेंशन। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यह है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पहले फोर्स का लिखा जाएगा, एम एल टी टू द पावर -2। यह फोर्स का एरिया का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? बताइए, ट्राई कीजिए। मीटर स्क्वायर है तो उसका क्या होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला? जी सभी हाँ। मैम m टू द पावर -2। नहीं, देखिए, मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर किसे बोलते हैं? लेंथ को। ठीक है, अब देखिए, मीटर स्क्वायर का मतलब हो रहा है कि ये लेंथ का होल स्क्वायर है। इसमें कहीं मास नहीं आ रहा, इसमें कहीं टाइम नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि वो हो जाएगा, एम भी 0 है, टी भी 0 है, तो ये बचा एल स्क्वायर। ठीक है, ये आप यूनिट से कर सकती हैं। जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, उससे हम लोग ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ऊपर फोर्स का, एरिया का एल स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो बन के आएगा वो होगा एम एल -1 टू द टी टू द पावर -2। समझ आया? यस मैम। इसको आप ले लीजिए। डन। ठीक है, देखिए अब स्ट्रेस के भी ना वेरिएशंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने देखा था इसके पिछले वाले सेक्शन में कि डिफॉर्मेशन एक तरह की तो नहीं होती ना, लेंथ में भी चेंज आता है, वॉल्यूम में भी चेंज आता है, शेप में भी चेंज आता है। तो जब इन पे फोर्स डिफरेंट एक्ट करेगी तो इन पे स्ट्रेस भी डिफरेंट प्रोड्यूस होगा। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है अगला टॉपिक। अब देखते हैं, अगर ये जैसे मान लीजिए, ये वही एग्जांपल लीजिए, आप कोई वायर है आपके पास, इस पे ऐसे फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में।
इसका जो प्लेन है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका, इससे तो ये परपेंडिकुलर हो गया। इसी तरह से ये एक एग्जांपल लीजिए आप, ये एक ब्लॉक ऑफ मास एम है, इस पे ना फोर्स अपवर्ड्स रखती है, तो ब्लॉक के सरफेस से ये जो फोर्स है ये 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो जिन जिन केसेस में जब डीफॉर्मिंग फोर्स जो होता है वो नॉर्मली एक्ट करता है टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, तब जो स्ट्रेस डेवलप होता है, तब जो स्ट्रेस डेवलप हुआ मतलब कि तब जो फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, और इसी का दूसरा नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ आया आपको? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसे बोलते हैं? जब फोर्स नॉर्मली एक्ट करता है, नॉर्मली एक्ट करने का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री, राइट। इसमें जो स्ट्रेस होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। फॉर्मूला तो इसका वही रहता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, एग्जैक्टली सारे यूनिट्स वगैरह सेम रहते हैं। अब देखिए जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है ना उसके भी दो तरह के, दो टाइप्स होते हैं। अभी यहाँ पे आपने पढ़ा था टेंशन, टेंशन में क्या होता है लेंथ के साथ? जी सभी आप बताइए, टेंशन में लेंथ के साथ क्या होता है? इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? हम इंक्रीज होते हैं। इंक्रीज होती है, कंप्रेशन में डिक्रीज होती है। तो उसी तरीके से जब लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तब जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। इसी का ऑपोजिट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इफ देयर इज डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, द स्ट्रेस सेटअप इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। डिक्रीज होगा तो कॉम्प्रेसिव, लेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो टेंसाइल। तो लेंथ वाले जो वेरिएशन आते हैं ना, लेंथ के साथ जो हम लोग डील करते हैं वो आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में। तो जिसमें दो टाइप्स आ गए आपके, टेंसाइल स्ट्रेंथ आ गया और आपका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आ गया। ये क्लियर है आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस समझ है आपको? ये बताइए आपने टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना? हम हो गया। चलिए तो एक साथ आप ले लीजिएगा। टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है? देखिए मुझे बताइए, जो फोर्स एफ अप्लाई कर रही हूँ मैं इस ब्लॉक पे, ये इस ब्लॉक के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? हम पैरेलल। पैरेलल है। तो जब पैरेलल होता है फोर्स, व्हेन द फोर्स अप्लाइड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बॉडी, तब जो स्ट्रेस डेवलप हुआ या फिर तब जो फोर्स एक यूनिट एरिया में एक्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसमें फोर्स पैरेलल होना चाहिए। अगर यही फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए तो कौन सा स्ट्रेस होगा? बताइए। हम नॉर्मल। हाँ नॉर्मल स्ट्रेस होगा। यही डिफरेंस याद रखना है आपको, जब नॉर्मल एक्ट करे यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे तो नॉर्मल स्ट्रेस है, जब ये पैरेलल एक्ट करे तब जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। बेसिकली ये शेप चेंज कर देती है। देखिए यहाँ पे आप क्यूब डायरेक्ट रेक्टेंगल बन रहा था, यहाँ पे स्लाइड टिल्टेड पैरेललोग्राम टाइप से करें तो ये ना शेप में चेंज आती है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके मैम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना आपने लिखा है। हो गया। ठीक है, देखिए तो स्ट्रेस बेसिकली क्या था, जितना एक यूनिट एरिया, मान लीजिए एक यूनिट एरिया पे जितनी भी फोर्स एक्ट करी थी उसे हम लोग बोल रहे थे स्ट्रेस। अब देखिए यहाँ पे कुछ लेंथ में चेंज आया कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पे 10 मीटर था, अब यहाँ पे 12 मीटर हो गए डिफॉर्मेशन की वजह से, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से। तो कितना चेंज आया लेंथ में? हम 2 मीटर है। 2 मीटर्स। ये जो चेंज है, ये जो इंक्रीज हो गया है, ये 2 मीटर्स है। इसी क्वांटिटी को, ये जो चेंज होता है ना डायमेंशन में, उसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन। ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है अपनी। द चेंज इन साइज और शेप ऑफ बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेन। ये जो चेंज आता है, ठीक है, ये जो चेंज आ रहा है, चाहे वॉल्यूम में चेंज आ रहा हो, चाहे आपकी शेप में चेंज आ रहा हो, सारी जो चेंज होती है बेसिकली, इनिशियल कुछ था फाइनल कुछ है, उनके बीच में जो चेंज आ रहा है
उसे बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक, yes ma'am, तो स्ट्रेन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, जितना चेंज हो रहा है डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन मतलब कुछ भी आ सकता है, डायमेंशन में वॉल्यूम भी आ सकता है, डायमेंशन में लेंथ भी आ सकती है, डायमेंशन में एंगल भी आ सकता है, जो भी डायमेंशन गिवन है आपके पास। डायमेंशनल क्वांटिटीज तो आपको पता ही है, चैप्टर 1 से आपको रिकॉल भी कर सकती हैं। 2 यानी कि डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन, ये होता है स्ट्रेन। अब देखिए डायमेंशन ऊपर जो होगा, मान लीजिए लेंथ में चेंज आ रहा है तो ऊपर लेंथ आएगा, और अगर डिनोमिनेटर में मान लीजिए कोई और लेंथ थी इसकी, तो डिनोमिनेटर में भी लेंथ की कोई वैल्यू आएगी। जैसे मान लीजिए ये था, ये एग्जांपल में, इस एग्जांपल में चेंज कितना था लेंथ में, 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसमें, ma'am 10, 10 मीटर। देखिए मीटर मीटर कट रहा है, जो चीज डिनोमिनेटर में है वही चीज न्यूमरेटर में है, कैंसिल हो जाएगा। yes ma'am, इसीलिए ये डायमेंशन लेस है, कि वो डायमेंशन ही नहीं है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि yes इट इज द रेशियो of similar quantities, it is the ratio of two similar quantities, it is a pure number and it has no unit, it has no dimensions. So the strain is measured by the ratio of change in dimension to the original dimension. This is the formula for strain. ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। okay, देखिए जिस तरह से स्ट्रेस एक तरह का नहीं था ना, स्ट्रेस के भी टाइप्स थे, स्ट्रेस के भी वेरिएशंस थे, उसी तरह से स्ट्रेन के भी टाइप्स हैं, स्ट्रेन के भी वेरिएशंस हैं। पहला आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जब लेंथ में चेंज आई, डेल्टा एल, कोई चेंज आया, ये चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, यही डेल्टा एल होगा ना, जो चेंज है हमारा, yes ma'am, यही हमारा चेंज इन लेंथ। तो डेल्टा एल हमने अज्यूम किया है, जितना हमारा चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, आप इसको इससे मत लीजिएगा ये फिगर में मैंने इंक्रीज किया है तो फिर ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हेलो, आपको आवाज आ रही है ना? yes ma'am, चेंज इन लेंथ, और इसमें एल क्या है हमारा, ma'am length, लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, original, ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था मैंने, चेंज इन डायमेंशन यानी कि चेंज इन लेंथ। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो जाएगा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन था, ओरिजिनल डायमेंशन क्या है, एल, स्ट्रेन आ गया आपका डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। सो व्हेन द डीफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ अलोन, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है और किसी क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम वगैरह से आपको मतलब नहीं है, शेप से आपको मतलब नहीं, जब सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, so that physical quantity, that type of strain produced is known as longitudinal strain. It is measured by the ratio of change in length of the body to the original length. Fine? yes ma'am, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। done, अब देखिए दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मान लीजिए कोई बॉडी थी, ठीक है, इसके वॉल्यूम v है, v इज द ओरिजिनल वॉल्यूम, स्फीयर है ये, ओरिजिनल वॉल्यूम v माना है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हर तरफ से फोर्सेस ने एक्ट किया, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। इस पेयर के साथ क्या हुआ, इसका ना जो शेप था वो चेंज हो गया और कोई वी डैश वॉल्यूम आ गई, वी डैश इज द न्यू वॉल्यूम। अब ये देख रही हैं आप, ये जो ओरिजिनल वॉल्यूम थी और जो फाइनल वॉल्यूम थी, इनके बीच में ये चेंज आ रहा है, yes ma'am,
तो ये जो वॉल्यूम में चेंज आए ना, चेंज इन वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब डीफॉर्मिंग फोर्स, इस केस में डीफॉर्मिंग फोर्सेस ये थे, जब डीफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस करता है चेंज सिर्फ वॉल्यूम में, तब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसमें चेंज इन वॉल्यूम। अब आप मुझे बताइए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डेल्टा वी अपॉन वी। एग्जैक्टली, डेल्टा वी अपॉन वी, राइट। क्योंकि ये है चेंज इन डायमेंशन। इस केस में डायमेंशन क्या है? हमारा डायमेंशन है वॉल्यूम, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपका आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके अलावा एक स्ट्रेन और है आपका, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन में क्या है? देखिए, मान लीजिए वही आपका एग्जांपल, बेस्ट का एग्जांपल इसमें वही होता है, बुक का। जो जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, स्पेशली 11th 12th वगैरह में, बहुत मोटी मोटी रेफरेंस बुक्स होती है ना हम लोग की, यस उसे अगर आप ऊपर से फिंगर से यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे आपकी फिंगर से इधर थोड़ा सा पुश करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, ये ऐसे शिफ्ट हो जाती है, थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है ना वो। यस मैम। तो किसी एंगल पे टिल्ट हुई, यहाँ पे एक एंगल पे टिल्ट हो रही है, ये थी यस मैम। ओरिजिनल लेंथ, ये वाली ओरिजिनल लेंथ थी। अब शिफ्ट कितना आ रहा है? ये शिफ्ट आ रहा है, डेल्टा एल, ये शिफ्ट आ रहा है। तो जिन जिन स्ट्रेन्स में शेप में चेंज आता है, शेप ऑफ द बॉडी, उस स्ट्रेन को बोलते हैं, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, जब शेप में चेंज आता है। अब मान लीजिए ये जो है ना ट्राइंगल, आपका छोटा सा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको मैं नेम देती हूँ ए बी सी। ये चलिए आपके इसके लिए मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देती हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल, ये था पॉइंट ए, ये थीटा एंगल है जिससे शिफ्ट हुआ है, ये एंगल थीटा से टिल्ट हुआ है ना थोड़ा सा। बी और सी, ए बी का क्या लेंथ है, क्या माना है हमने ए बी को? डेल्टा एल। डेल्टा एल। और ए सी? एल। एल। आप मुझे बता सकती हैं इस ट्राइंगल में जो हम लोग ने माना है, इसमें tan थीटा क्या होगा? हम जीरो। नहीं नहीं, tan थीटा आपको पता है कैसे निकालते हैं ट्राइंगल में? देखिए, 10th में, अभी आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री था आपका, चैप्टर 9 था एक, है ना? 10th में ट्रिग्नोमेट्री होती है ना, उसमें ये आप लिख लीजिए, शायद आपको आपको ये लर्न नहीं है ना अभी, साइन थीटा का कैसे वैल्यू निकालते हैं, कॉस का बता दूं मैं आपको? यस मैम। देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये है एच, ये जो एंगल जिसके साथ बना रहे हैं, एंगल जिसके साथ बन रहा है, वो होता है बेस, जो उनको कनेक्ट करता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, और जो 90 डिग्री बना रहा होता है ये होता है परपेंडिकुलर। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप मुझे AB के टर्म से बता सकते हैं, ABC के टर्म में परपेंडिकुलर क्या है? BC है, AC है, AB है, क्या है? हम ए बी परपेंडिकुलर है और ए सी बेस है। एग्जैक्टली, AB बेस है, BC बेस है, ये है। तो देखिए, ये इस ट्राइंगल में जो tan थीटा की वैल्यू है, tan थीटा की वैल्यू होगी, AB हमने क्या माना था? डेल्टा एल। और AC क्या माना था हमने? एल। अब देखिए, जब ना इन केसेस में मान लीजिए आप बुक शिफ्ट जब करती हैं, तो बुक में कितना थोड़ा सा तो चेंज आता है, बहुत थोड़ा सा एंगल शिफ्ट होता है ना, कोई बहुत एक्सट्रीम भी नहीं चेंज हो रहा होता है ना, बस इतना होता है विजिबल, एक विजिबल लेवल पे चेंज हो रहा होता है, राइट? यस मैम। तो इन केस में जब आपका थीटा बहुत छोटा हो ना, तब tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। तो ये जो थीटा है, अब थीटा की वैल्यू, जो tan थीटा की वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू हो गई, तो थीटा की वैल्यू हो गई डेल्टा एल बाय एल। यही जो थीटा, ये जो चेंज आया है, चेंज इस केस में तो चेंज यही है ना, लेंथ वगैरह तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में चेंज होता है, जो थीटा, ये जो चेंज है यही है हमारा शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, दिस इज शेयरिंग स्ट्रेन, सॉरी। इज दिस क्लियर?
So when Yes, the ma'am. deforming force produces change in the shape, यहाँ पे shape change हो रही है, पहले rectangular type है, फिर parallelogram हो रहा है. So when the deforming force produces change in the shape of the body, the strain is called shearing strain. So it is measured by the angle, और angle आपका रेडियन में measure होता है, याद रखना. Angle ना रेडियन, वैसे आपने ये तो किया होगा, सर्कुलर मोशन वगैरह में रेडियन वगैरह तो आया होगा आपको, है ना. चलिए आपने ये नहीं लिया था ना. Done. I'm done. डन डन सब ये डन. Yes, ma'am. ओके देखिए, अब ना एक बात बताइए, जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई हुआ था स्टील वायर पे, ठीक है, तो एक लिमिट ही थी ना, इसी लिमिट तक बस ये खींच पाए ना, इससे ज्यादा Yes, तो नहीं खींच पाए ना. मान लीजिए इसकी कैपेबिलिटी थी यहाँ पे 5 kg का वेट था, तो 5 kg का वेट था तो 50 न्यूटन की फोर्स नीचे जा रही थी, तो मैक्सिमम उसने खींच लिया. तो इसका एकदम एक मैक्सिमम पॉइंट आ गया, यहीं तक खींच पाया ये, जिसके 12 मीटर जिससे लेंथ आ गई. अगर मैं 50 न्यूटन से ज्यादा की फोर्स इस पे और लगा दूं, मतलब कि 5 kg का मास था, मैं 10 kg लगा दूं, यानी 100 न्यूटन की फोर्स लगा दूं, क्या ये इतना ही खींचेगा या टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा? ma'am. टूट जाएगा. टूट जाएगा ना. वही, ये जो टूट जाता है ना, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसे हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस था, जिसके बाद एक इलास्टिक बॉडी रिकवर कर सकती है, अगर टूट गया तो कभी रिकवर नहीं कर सकती ना, तो ब्रेक हो गया. लेकिन जब ब्रेक नहीं हुआ था तब वो रिकवर कर लेती है ना, डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है और वापस Yes. अपने ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है. सो द मैक्सिमम स्ट्रेस फ्रॉम व्हिच एन इलास्टिक बॉडी will recover its original state after the removal of the deforming force is called elastic limit. वो जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, उसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट. इसी के बेसिस पे ना एक लॉ आता है, हुक्स लॉ. हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर ये जो इलास्टिक लिमिट है ये एक्सीड नहीं की गई, ठीक है, इलास्टिक लिमिट की जो कंडीशन, जितनी इलास्टिक लिमिट होगी, हर मटेरियल की अपनी अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, स्टील की अलग होती है, रबर की अलग होती है. तो अगर वो इलास्टिक लिमिट को एक्सीड नहीं किया गया, तो जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है ना, जितना भी, मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाई है, ये रॉड है, इसमें एफ फोर्स लग रही है, ये डिक्रीज हो गई लेंथ, या फिर मान लीजिए ये थी रॉड, इंक्रीज हो गई, कुछ भी चेंज आ रहा है ना, ये जो एक्सटेंशन को मैंने एक्स मान लिया है, ये एक्सटेंशन है एक्स, ठीक है. तो देखिए ये जो एक्स है ना, अगर इसकी इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई है, तो ये एक्स और एफ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड, या फिर आप इसको एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. Yes. If like for example, if a force of magnitude f, force of magnitude f causes an extension x in the wire, then a force of 2f, अगर ये 2f होता, then a force of 2f will cause 2x extension in the wire, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर फोर्स डबल हो तो एक्सटेंशन भी डबल हो, ठीक है. अब देखिए, यही हुक्स लॉ की ना एक मॉडिफिकेशन है, वो ये कहती है कि जैसे ही फोर्स और एक्सटेंशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल थे इलास्टिक लिमिट के अंदर, उसी तरह अगर इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं की गई है, तो जो स्ट्रेन प्रोड्यूस था और जो स्ट्रेस और स्ट्रेन तो आपका क्लियर हो गया होगा ना. Yes, ma'am. हाँ, तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अच्छा, आपको याद है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम लोग कैसे रिमूव करते हैं मैथमेटिक्स में, पता है आपको? हम याद नहीं है. देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू साइन देते हैं और एक कांस्टेंट लग जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेस इक्वल टू आएगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट आएगा इनटू स्ट्रेन. अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव हो गया, Yes. तो यहाँ पे स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हो जाएगा. Yes.
तो ये एक कांस्टेंट दे रहा है। यही जो कांस्टेंट आता है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को डिवाइड करने के बाद, इसी कांस्टेंट को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये yes, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो आया, सो इनिशियली क्या था, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। ये जो इन दोनों का रेशियो जब लिया तो जो कांस्टेंट टर्म थी मतलब उसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिख भी रखा है आपके लिए कि ग्रेटर इज द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ बॉडी द हार्डर इट इज टू चेंज इट्स शेप और साइज एंड वाइस वर्सा। मतलब कि वाइस वर्सा यानी कि अगर बहुत मुश्किल हो रही है किसी भी बॉडी की शेप या साइज चेंज करने में, बड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रही चेंज, इसका मतलब है उसकी जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना वो बहुत ज्यादा है। और अगर किसी बॉडी में मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इससे ये पता चलेगा कि उसको शेप वेप चेंज करना मुश्किल होगा। ठीक है, उसकी शेप चेंज करना मुश्किल होगा। अब देखिए, स्ट्रेन डायमेंशनल था या डायमेंशनलेस? हम डायमेंशन डायमेंशन था स्ट्रेन का, हम डायमेंशनल डायमेंशनलेस था। इसका मतलब इसका तो खुद का कोई डायमेंशन ही नहीं है नीचे डिनोमिनेटर में, तो सारा का सारा डायमेंशन, इसका सारा का सारा यूनिट तो स्ट्रेस पे डिपेंड करेगा ना। yes, इसी वजह से इसका जो एसआई यूनिट होती है वो वही होती है जो स्ट्रेस की होती है। स्ट्रेस के हमने क्या लिखा था, 1 न्यूटन/मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशन है ना, इसका खुद का यूनिट है ना, इसका कोई डायमेंशन है। इस वजह से जो सारा का सारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन वेरी करता है स्ट्रेस पे। उसी तरह से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही हो जाएगा। जो हम लोग ने उसके केस में लिखा था, स्ट्रेस के केस में। स्ट्रेस के केस में आप जब रिवाइज करेंगे ना तो ये आएगा ml⁻⁻1 t⁻⁻2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला। जिस तरह से स्ट्रेस एक तरह का नहीं था, जिस तरह से स्ट्रेन एक तरह का नहीं था, उसी तरह से मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एक तरह का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अलग अलग तरह के स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो दोनों का रेशियो की वजह से अलग आएगा। एक पहला आता है, ये आपने सुना होगा टर्म, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्ड आता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, बल्क, ये तीन तरह के। अब इस चैप्टर में यही पढ़ना है हम लोग को कि यंग मॉड्यूलस क्या है, बल्क मॉड्यूलस क्या है। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस इलास्टिसिटी का क्या है, रिजिडिटी का क्या है। ठीक है, यंग मॉड्यूलस से स्टार्ट करते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। done. I'm done. देखिए अब इससे स्टार्ट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए, जिस तरह का स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जिस तरह का स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, उनके रेशियो को तो हमने माना था ना इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो वही था। तो अब इसमें क्या होगा, वेरिएशन आएगी, सिर्फ स्ट्रेस कौन सा यूज हुआ है और स्ट्रेन कौन सा। तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, वाई से यूजुअली इसको डिनोट करते हैं, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा था, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाला। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आपको याद आ रहा है, बताया था अभी आपको। ये तो जिस पे 90 डिग्री बनता है ना। हाँ, नॉर्मल स्ट्रेस, यस राइट, गुड। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है 90 डिग्री में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा है डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो स्ट्रेन था जिनमें लेंथ में चेंजेस आ रहा था, याद आ रहा है, लेंथ में जो इसमें चेंज आ रहा था।
क्वेश्चन कि यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। मान लीजिए यहाँ पर इस केस में मान लीजिए ये एक आपके पास कोई वायर है, ठीक है, कंसिडर वायर ऑफ लेंथ एल, दिस लेंथ एल विथ एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन होता है ना हर वायर में एंड एरिया, तो द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन इज ए, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग ने लॉन्गिट्यूडिनल ये जो था स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, इसकी वैल्यू क्या होगी आप ट्राई कीजिए, क्या होनी चाहिए स्ट्रेस का, कैसे लिखते हैं, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, मैम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं आपसे फॉर्मूला पूछ रही हूँ, ये तो आप यूनिट बता रही हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है कि फोर्स अपॉन एरिया हुआ। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अब मान लीजिए इस फोर्स एफ जब लगा ना तो इसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ या कोई चेंज आया, चेंज इन लेंथ हुआ डेल्टा एल, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की क्या वैल्यू हो जाएगी, ट्राई कीजिए। डेल्टा एल अपॉन एल। यस राइट, डेल्टा एल अपॉन एल। अब ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस की वैल्यू आपके पास है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू आपके पास है, क्या यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू याद रहेगी आराम से। यंग्स मॉड्यूलस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये हो गया लिख लिया, डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि डेल्टा एल बाय एल। इसी को और एक्सचेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप लिख सकती हैं, ये लिखा जा सकता है कि ये बताइए करेक्ट है। यस मैम। तो यही ये जो पहली क्वांटिटी थी हमारी, इसी को बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। अब देखिए इसमें मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है एफ अप्लाइड फोर्स है, एल ओरिजिनल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा है चेंज इन लेंथ है। अगर मान लीजिए ये तो अभी ये एक जनरल था, ये एक जनरल केस था, कुछ भी हो सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी चीज का। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं आपसे कि ये एक वायर है, ठीक है, अगर मैं आपसे स्पेसिफाई कर दूं ये एक वायर है और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप समझते हैं क्या होता है। देखिए जो वायर होती है ना, वायर या सिलेंडर इस तरह का होता है, सिलेंडर या कोई वायर, इसमें ये पोर्शन होता है ना इसका एंड में, अगर आप इसको नाइफ से ऐसे कट करेंगी तो ये पोर्शन को अगर आप ऐसे फ्रंट व्यू से देखेंगे ऐसे सर्कल दिखेगा आपको इस टाइप का, तो ये जो सर्कल हुआ ना, ये जो सर्कल दिखता है हम लोग को फ्रंट व्यू से, जबकि इसके पीछे पूरा सिलेंडर होता है, ये इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होता है। तो मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस आर है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस आर है। अब मुझे बताइए एरिया क्या होगा, इस सर्कल का एरिया क्या होगा, रेडियस आर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कल का एरिया याद है आपको, पाई आर स्क्वायर। हाँ राइट, पाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला था फोर्स एफ एल ए बाय डेल्टा एल। अगर वायर आपको गिवन है और रेडियस आर मेंशन है, एरिया की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा एफ एल पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। अगर आर स्पेसिफाई हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे इसको, ठीक है, नोटबुक में आपको जब आपको टाइम मिले आप नोट कर लीजिएगा, वरना फिर स्क्रीनशॉट से पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये ले लीजिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। A spring 60 centimeter long is stretched by 2 centimeter by the application of a load of 200 gram. अच्छा एक चीज मत भूलिएगा, जब भी लोड लिखा रहे तो आप अपना लॉज ऑफ मोशन रिकॉल कीजिएगा, F is equal to mg होता है, ठीक है। What will be the length when a load of 500 gram is applied? इसमें आप स्टार्ट कीजिए,
फिर आई हेल्प यू। नहीं हो रहा मुझसे। देखिए आपने ट्राई किया, आपको कोई कुछ आंसर कुछ आ रहा था क्या? मैम समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन। देखिए देखिए, मान लीजिए ये ना ओरिजिनल लेंथ है, एक स्प्रिंग है, ठीक, एक स्प्रिंग है, इसकी कोई गिवन लेंथ है 60 सेंटीमीटर। ये हो गई स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ 60 सेंटीमीटर, स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर। स्ट्रेच्ड बाय वर्ड जब आता है मतलब उससे स्ट्रेच हो गया, यानी कि इसमें चेंज कितना है, 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है, ठीक है। तो डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ जो हुआ है वो होता है 2 सेंटीमीटर। ये समझ आया आपको कि 60 सेंटीमीटर क्या था, 2 सेंटीमीटर क्या था? मैम 60 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ थी। हाँ, 60 स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब स्प्रिंग है उसकी लेंथ 60 सेंटीमीटर है, तो एल 60 सेंटीमीटर आ गया हमारा। इस स्ट्रेच देखिए, इस स्ट्रेच टू 80 सेंटीमीटर होता तो हम लोग मानते हैं कि अच्छा 80 सेंटीमीटर नई लेंथ हो गई है, कुछ है, लेकिन इसमें क्लियरली लिखा है इस स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर से बढ़ गया है। तो चेंज कितना आया, 2 सेंटीमीटर का आया, तो डेल्टा एल हमारा 2 सेंटीमीटर है। अब लिखा है एप्लीकेशन ऑफ अ लोड ऑफ 200 ग्राम, यानी जो मास है m, उसकी वैल्यू है 200 ग्राम। तो F इज इक्वल टू एम जी होता है, ये हो जाएगा 200 ग्राम है तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, 200/1000 इंटू 10, ये हो जाएगा इसकी वैल्यू। या फिर 10 मत लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो 0.2 इंटू 9.8 ही रखते हैं क्योंकि मेंशन नहीं है ना क्लियरली इसमें। यूज जी 10 सेंटीमीटर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंशन होते हैं, 9.8 मान लीजिए। देखिए यंग मॉडुलस का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एल ए डेल्टा एल, यही था यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। यस मैम। अब देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, ये पहला पार्ट आपको क्वेश्चन का समझ आया, यहाँ तक कहा क्या इसमें? यस मैम। देखिए अब दूसरे पार्ट में कह रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन अ लोड ऑफ 500 ग्राम इज अप्लाइड। मतलब कि सारी चीजें सेम है, वही स्प्रिंग है, बस 200 ग्राम का जो हमने मास डाला था उसकी जगह अब हम लोग 500 ग्राम का मास डालते हैं। अगर 500 ग्राम मास है तो अब फोर्स जो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एफ तो एम पे डिपेंड करता है, एम पे और जी पे, जी तो वही रहेगा। अब की बार फोर्स हो जाएगी 0.5 kg
इंटू 9.8। ठीक है, अब देखिए स्प्रिंग चेंज किया है क्या? क्वेश्चन में कहीं मेंशन है कि स्प्रिंग चेंज हो रहा है या स्प्रिंग सेम है? सेम है कि डिफरेंट? सेम है। सेम है। देखिए अगर सेम है इसका मतलब यंग मॉड्यूलस चीज का सेम होगा। जो पहले केस में y1 है वही y2 होगा। अब y2 क्या है हमारा? y2 है हमारा, ये भी हो जाएगा एफ एल ए डेल्टा एल, यही लिखते हैं फॉर्मूला। y1 y2 का फॉर्मूला ये होगा। अब देखिए अगर आप वैल्यूज पुट करेंगी, y1 की वैल्यू हो जाती है f, f आएगा 0.2 इंटू 9.8। ये आ गया आपका फोर्स वाला पोर्शन। ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी? 60 सेंटीमीटर थी, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। 0.6 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया को ए मान लीजिए क्योंकि स्प्रिंग का एरिया का कुछ मेंशन नहीं है, प्लस स्प्रिंग का एरिया में कोई चेंज भी नहीं आ रहा है, ए मान लीजिए। डेल्टा एल, डेल्टा एल पहले केस में बता रहे हैं कितना था? 2 सेंटीमीटर था, राइट? हो जाएगा 0. सिमिलरली जो y2 है ये हो जाएगा 0.5 इंटू 9.8, ये था फोर्स। अब ओरिजिनल लेंथ, इसकी ओरिजिनल लेंथ भी वही रहेगी 0.6। एरिया को एज इट इज रहने दीजिए, ए मान लीजिए। अब इसका जो चेंज इन लेंथ है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि अब इसमें कितना चेंज इन लेंथ आया। व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन अ लोड ऑफ 500 ग्राम इज अप्लाइड। आपसे पूछ रहा है आप फाइनल लेंथ क्या होगी, तो आप पहले चेंज निकालिए लेंथ में, डेल्टा एन मान लीजिए। तो y1 इज इक्वल टू y2। जब आप इनको इक्वेट करेंगी y1 y2 को, तो 0.2 इंटू 9.8 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय एरिया इंटू 0.02 is equal to 0.5 into 9.8 into 0.6 divided by area into delta L। एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, 0.6 से 0.6 भी कैंसिल हो जाएगा। ये समझ आया ये इक्वेशन कैसे लिखे जाए? मैम y1 एंड y2 को लिखा गया ना, y1 एक साइड हाँ और y2 एक। हाँ, y1 की वैल्यू डालिए, y2 की वैल्यू सही डालिए। y1 मैम y2 बराबर, 9.8 नहीं कट होगा? हाँ 9.8 भी कट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट हो जाएगा। 9.8 भी कट होगा। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो डेल्टा एल की वैल्यू ना अप्रोक्सीमेटली आएगी 0.05 मीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो चेंज कितना आया लेंथ में? 5 सेंटीमीटर का आया। अब ये नहीं पूछ रहा कि चेंज कितना है, ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द लेंथ व्हेन अ लोड ऑफ 500 ग्राम इज अप्लाइड। मतलब पहले 60 सेंटीमीटर था, अब चेंज आ रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर से बढ़ गया है, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? पहले 60 सेंटीमीटर था, मैम 65 सेंटीमीटर। 65 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। ये हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। तो ये था आपका आंसर। समझ आया? यस मैम। आप इसको ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अभी डन। अच्छा एक क्वेश्चन और ट्राई कर लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बताती हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ डायामीटर 2.2 मिलीमीटर। जो डायामीटर है वो है 2.2 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड बाय अ लोड ऑफ 100 केजी, यानी मास जो है वो है 100 केजी। और आपके पास यंग्स मॉड्यूलस गिवन है 12.5 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये यंग्स मॉड्यूलस है, ये डायामीटर है, रेडियस नहीं है याद रखिएगा, डायामीटर है, ये मास है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ। अच्छा अगर आप भूल गए होंगे 10th वगैरह 9th 10th में परसेंटेज चेंज भी था। परसेंटेज चेंज ऐसे निकलता है, जितना चेंज होता है डिवाइडेड बाय जो जितना ओरिजिनल क्वांटिटी होती है इनटू 100। तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100, ये आपको निकालना है। ये आपका परसेंट है। ठीक है, आपको मैंने हिंट भी अच्छा खासा दे दिया। अब आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है।
मैम मेरा आंसर 0.4 बना, 0.04। कितना आ रहा है आपका? 0.0 0.041। 41 ईयर है। Yes, ma'am. ये आपका डेल्टा एल बाय एल आ रहा है या 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद? मैम मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा चलिए, मुझे आप मेथड बताइए अपना, कैसे किया आपने, ये बताइए, कैसे किया आपने पहला स्टेप? मैम F 100 इंटू 9.8 न्यूटन है और हाँ हाँ Y करेक्ट। 12.5 इंटू 10 टू पावर n न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माइनस 2 है। और मैम A जो है वो π/4 d स्क्वायर। π/4 d स्क्वायर, एब्सोल्युटली राइट। तो पाई की वैल्यू है आपकी 3.14 डिवाइडेड बाय 4, डी स्क्वायर, डी कितना है 2.2 2.2 इंटू 10 टू द पावर 10 टू माइनस पावर 3 किया है ना -3। आपने? हाँ, यस इसका स्क्वायर। तो ये आपको कितना आ रहा है एरिया सॉल्व करने के बाद? मैम 3.8 इंटू 10 टू पावर -6। 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है आपका। मैम तो मीटर क्यूब ना। हाँ, मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर क्यूब कैसे होगा, हाँ। है ना? एरिया तो मीटर स्क्वायर होता है ना, आपको बताया ना मैंने स्ट्रेस वाले फॉर्मूला। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है एफ एल अपन ए डेल्टा एल, है ना? फोर्स थी 100 इंटू 9.8 डिवाइड बाय एरिया या 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6। अब इसमें डेल्टा एल इधर है, एल इधर है, ये यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा। डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल अगर आप ऊपर भेजिए और इस कैपिटल एल को नीचे भेजिए, ये बचेगा आपके पास एफ बाई ए वाई, ये बचेगा, यही हमें निकालना है। तो 100 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 12.5 इंटू 10 टू द पावर 10। ये जब आप सॉल्व करेंगे ना, ये डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये आएगा 0.0021। शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, अगर यहाँ तक आपने स्टेप सारे यही किए हैं ना, फिर आपको शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। अगर कोई स्टेप गड़बड़ किया तो आप देख लीजिएगा, वरना मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो। तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, यानी परसेंटेज चेंज जब निकालना होगा परसेंटेज के लिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो इधर, यानी कि 0.21% ये आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। डन। चलिए ठीक है सब, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ और जो जो प्रॉपर्टीज बताई थी, इलास्टिक प्रॉपर्टी सारी, ठीक है? अगली क्लास ट्यूसडे को है आपकी। ओके ओके थैंक यू मैम। ओके ओके।